या आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, देन हम जो आपके इश्यूज थे कल वो देखते हैं उसको। सर मैं करती हूँ। कल इशू थोड़े थे, आज थोड़े ज्यादा हो गए। सर बस सर बस एक सेकंड में इसको ना रिफ्रेश कर रहा हूँ, शायद इस वजह से ना एक्सटेंड हो रहा है। बल्कि बस जी मैम। बस एक सेकंड। मैम मारिया, ये अगर आप डेस्कटॉप पे इतने ज़्यादा फोल्डर्स रखेंगी तब भी आपका लैपटॉप जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, तो आप इसको किसी ड्राइव में रखें। डेस्कटॉप मैम पे की डाटा आवाज रखना नहीं सही ज़्यादा। आ रही है, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपने डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा डाटा रखा हुआ है, तो काइंडली आप इसे भी किसी ड्राइव में रख दें। डेस्कटॉप पे भी ज़्यादा डाटा रखने से अक्सर हमारे लैपटॉप की जो है वो स्पीड स्लो हो जाती है। जी मैम, ठीक है। और मैम ये एक्स्ट्रा एप्स जो आपने यूज नहीं कर रही हैं उनको भी काइंडली ऑफ कर दिया करें। इससे भी काफी स्पीड जो है वो भी जी थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा सर, देखिए कल ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, आज मैंने उसको उस दूसरी साइड में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी और ये पता नहीं इसको क्या हो गया। हालांकि जब मैंने सारी स्टाइलिंग सारा कोड सेम पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ना। तो मैम जब ये सर मुझे ये साइट था जो है, कि जी जी, जी साइट को जब माइग्रेशन करते हैं ना तो यहाँ तो आपने इसको किस तरह, आपने सिर्फ थीम का जो कोड है वो उठा के कर दिया यहाँ पे? नहीं सर, मैंने पता क्या किया, एक साइट क्रिएट की और बाद में सेम फोल्डर वहाँ पे क्रिएट किए और वहां से सारा कोड कॉपी करके वहां पे पेस्ट किया था। ठीक है। अच्छा मैम, जब वेबसाइट पे हम काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें सारा जो भी डाटा होता है वो डाटाबेस में सेव हो रहा होता है। ठीक है, आपने जितनी भी पोस्ट बनाई होंगी या उसमें जितने पेजेस क्रिएट किए होंगे, तो जो मेन्यूज जी मेन्यूज जो है, मेन्यूज भी जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसको कुछ क्लासेस मिलती हैं, तो क्लासेस को देन हम रीस्टाइल करते हैं। तो जब आपने ये कोड सारा उठा के नई वेबसाइट में गया तो वो स्टाइलिंग खराब हुई होगी ऑब्वियसली। सर, मुझे ये था मैं जल्दी से पेपर की तैयारी स्टार्ट करूंगी, लेकिन वो तो मेरे लिए काम बढ़ ही गया है। जी, तो आपकी ओल्ड ओल्ड वेबसाइट है उस उसे क्या हुआ? क्या कहा आपने? मैम जो ओल्ड वेबसाइट थी जिस पे हम कल काम कर रहे थे वो लाइव है अभी या वो डिलीट कर दिया आपने? सर वो नहीं है इधर, वो यहाँ से वो भी गायब हुई हुई है। ओके, तो आपके थीम सेटिंग्स का फिर पेज उसमें पड़ा ये हुआ है। था आप कि जी आप ऐसे करें कि आज आज के लिए आप थीम सेटिंग्स पेज पे काम कर लें, बाकी चीज़ें तो आपने सीखी हुई हैं तो ये आप दोबारा भी कर लेंगे। तो जिसमें इशू आ रहा था आप वो देख लें। अच्छा ठीक बाकी है। जी, बाकी चीज़ों को आप बाद में सेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है वो, तो जिनमें इशू आ रहा था वो देख लेते हैं सर हम इसको।
सेट करूंगी, मतलब इसको अपलोड करने के बाद आपने कहा ना कि हमें ये हमारी सीवी में इसको ऐड करना होगा। तो ये देखिए ना कि मैं आपको कह रही हूँ कि मतलब अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। मैं तो ये चाह रही थी कि आज ये खत्म हो जाए सारा काम, तो फिर कल से तैयारी स्टार्ट करूंगी, लेकिन ये तो फिर मुझे साथ साथ इसको भी करी करना पड़ेगा ना, तो फिर यहाँ पे भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। और आपको पता है फिर जब इस लैपटॉप लेके बैठी तो 2-3 घंटे तो कहीं भी नजर नहीं आते कि वो कहाँ गए हैं, लग ही जाते हैं इतना टाइम, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैम ऐसा है कि सीवी जो है आपकी फौरन ही नहीं चाहिए कोर्स खत्म होने पे। सीवी आपकी चाहिए होती है जब इसके बाद एक वीक की ब्रेक होगी, देन उसके बाद हैकाथॉन होगा, और हैकाथॉन के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो तकरीबन 10 दिन होंगे आपके पास सीवी के अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड करने के लिए। तो उसके बाद ही सीवी रेडी आप शेयर करेंगे। तो सर कुछ करूंगी। जी, तो तब तक आप इस पे काम कर लीजिएगा। जी सर, ये था कल कोड। जी, तो इसमें मैंने देखा है आपने जहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है इस सेट एरे में, इस एरे यहाँ पे, जी यहाँ पे जो लाइन नंबर 24 पे। जी तो मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी। तो आपने ये इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करें राइट साइड पे। हमने टेक्स्ट 5 को 2 दफा उस पर कंडीशन लगाई हुई है, टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 5। कहाँ पे? इसको फुल ड्रैग करें राइट साइड पे कोड को। टेक्स्ट 4 के बाद ये टेक्स्ट 5 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। जी ये जी टेक्स्ट 5, और उधर लाइन के स्टार्ट में भी टेक्स्ट 5 है। जी। एक तो ये ठीक है, मैं रिमूव इसको कर दो। डिलीट करती हूँ। आगे। ये रिमूव हो गया। ओके। तो अब जो जी लाइन नंबर 26 पे आपकी जो माई ऑप्शन के अंदर इमेज 1 है और इमेज 2 है, इनके साथ आपने डॉलर साइन लगाया हुआ है। ये वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं करने होते, यहाँ पे कीज यूज करनी होती हैं। देखिए टेक्स्ट 6, 2, 3 जितने भी टेक्स्ट हैं उनके साथ डॉलर साइन नहीं है, लेकिन हमने इमेज के साथ यूज किए हुए हैं दोनों के साथ। तो ये भी हटा दें। तो यहाँ पे डॉलर साइन यूज नहीं करना टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के साथ, इमेजेस के साथ भी नहीं करना? मैम यहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एरे की कीज यूज हो रही है, तो वो यहाँ पे अच्छा यूज नहीं ठीक करना है। होता। जी। ठीक है ठीक है। और और एक सेकंड और, मैंने देखा था कि एक मैं आपका कोड देख रहा हूँ यहाँ से जो आपने स्लैक में शेयर किया हुआ है। जी सर, देखिए आप। तो ये जो ये वाला कोड जो है किस थीम में है? ये जो पहले वाला थीम है उसमें है, या जो न्यू है उसमें आपने किया हुआ है इसको? सर ये जो न्यू है उसमें। ठीक है, इसको सेव करके एक दफा देखें अब इसमें कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेट हुई थी, तो कंडीशन में एरर था, तो मे बी इसलिए सेव ना हो रही हो ठीक है, वैल्यूज। मैं देखती हूँ। सर वो हो रही है अभी लोडिंग। जी मैं देखती हाँ जी। हूँ। अच्छा सर देखें ये हुई से, अब मैं दोबारा जाके देखूँ उसको।
जी जी। ठीक है। जी सर, अब सेव्ड है। ठीक है, तो अभी इसको अपडेट बस करके मैं देख लें यहाँ और। जी मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करके देखती हूँ। अब यहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे सेव करें और अपडेट करें और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें, तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे रह रही हैं, मतलब यहाँ से गायब नहीं हो रही, तो इसका मतलब सेव हो रही है। सर हो रही है सेव। चलिए ये ठीक इशू है सर, आपका सॉल्व थैंक हो यू। गया। यू आर वेलकम। ठीक है। अच्छा सर, मुझे अब इसका थोड़ा सा बता देना, आप ये देखें कितनी। मैं आपको बताती हूँ। पहले जो पिछली असाइनमेंट में उसके ऊपर मैं काम कर रही थी, जो पिछला कोड था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं था किया, तो ये जो थी, मतलब उसमें मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं थी की, लेकिन फिर भी ये जो इमेजेस थी वो अब जो पहले से कोडिंग हुई हुई है टेम्पलेट में, उसी के अकॉर्डिंग ये इमेजेस जो थी रिफ्लेक्स में आ रही थी। लेकिन मैंने तो अब दोबारा से इसके ऊपर कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं की थी, तो फिर भी वो फ्लेक्स डिस्प्ले करवा रही थी। जी जी। मैम इस तरह होगा कि आपने पहले क्या किया था, आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था उसको हमने पूरे कन्वर्ट में थीम में कन्वर्ट किया था। तो अब आपने जो थीम का जी कोड पेस्ट किया है, मे बी उसमें कुछ मिसिंग है, या तो CSS की फाइल मिसिंग है, या वो प्रॉपरली लिंक नहीं हुई, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो या तो आप तो चाहें फिर मुझे इसके लिए स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ना? मैम, अगर अगर तो आपने मतलब आपने इस पे काफी काम किया हुआ है तो इसको कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज जो न्यू से टेम्पलेट डाउनलोड करके अब जो रेलेवेंट पार्ट है कोड का, जो आपको लग रहा है कि ये ठीक काम कर रहा है, तो वो आप अपने उस टेम्पलेट में पेस्ट करते जाइएगा। ठीक है। जी, मतलब अब जो जो ये टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया हुआ है, इसको दोबारा से डाउनलोड करें और उसकी बेसिक सेटिंग कर लें। मतलब उसकी जो फाइल्स क्रिएट करनी होती है और CSS लिंक करनी होती है, उसके बाद जो सेटिंग्स आपने बैकएंड में रजिस्टर की हैं उनके लिए कोड जो है वो पुराने थीम में से उठा के उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। और फ्रंट एंड पे जो जो वेरिएबल्स आपने असाइन किए हुए हैं उनको वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से इजी रहेगा। ठीक है सर, दोबारा से कोशिश करूंगी। जी जी मैम, हम ना आपका हमने कुछ काम किया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप शेयर करना चाहें? नहीं सर, जो कल था बस वही किया, अभी आज कुछ भी नहीं किया। ओके। और कोई अगर कोई जनरल क्वेश्चन हो आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड, किसी और चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हो और उस पे आइडिया लेना चाहें कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बता दें। हमारे मन में तो भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें जो है कवर की हुई हैं। तो हम एपीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते सर हैं कि आप एपीआई क्या। स्लोली क्यों बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं सही आ रही। ओके, मेरा माइक जो है ना, आप ठीक आ रही है? जी ठीक है। ओके, मैंने कहा कि हम एपीआईज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आज के एपीआईज क्या होती हैं उसके बारे में। मे बी आप लोग थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो या काफ़ी आइडिया हो, तो उसको हम ये देख लेते हैं कि हम उसको वर्डप्रेस में किस तरह से एपीआईज कॉल के थ्रू डाटा फैच करते हैं और उसको डिस्प्ले किस तरह से करवाते हैं।
तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। एक सेकंड मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीआईज हम कहाँ से लेते हैं। तो हर हर जो मतलब कोई एक सर्विस है, फॉर एग्जांपल ये ओपन वेदर मैप की वेबसाइट है। तो इनके पास डाटा होता है, लाइव डाटा, मतलब वेदर्स का, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज का, उनकी सिटी की बेस पे, तो स्टेट की बेस पे इनके पास सारा डाटा है। तो इन्होंने अपना सिस्टम यूज किया है, सिस्टम यूज करके अपना डाटा फेच कर रहे हैं वेदर का। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम वो लाइव डाटा, बजाय कि हम खुद से वो अपनी कोई मेथड यूज करके वेदर का आइडिया लगाएं, हम इनका जो ये डाटा फेच कर रहे हैं, इनका डाटा ही अपनी वेबसाइट पे लाइव यूज कर लें। तो इस काम के लिए एपीआईज यूज होती हैं कि आपको खुद से वेदर जो है, वेदर की जो इंफॉर्मेशन है वो खुद से ना लेनी पड़े, जो कि बहुत मुश्किल काम है हम खुद से अगर करने लग जाएं तो कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल वो जैसे वेदर है, इसी तरह और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो हम अगर अगर हमें उनका डाटा चाहिए होता है तो हम उसकी एपीआई को यूज़ करके वो फैच कर सकते हैं। तो ये मेरा अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ साइन अप करना पड़ता है। तो ओपन वेदर मैप मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे साइन अप का आएगा, मैं भी वो भी दिखाता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, वो इजी से ही है। सिर्फ आपको ईमेल देना होता है, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम कोई भी दें और ईमेल, और देन पासवर्ड। तो आपको ईमेल आएगा एक, तो वहाँ से आपने इसको कंफर्मेशन करना, इसको जो है वो एक्टिवेट करना होता है, बस कंफर्म करना होता है। तो आपका जो है अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही अकाउंट बनेगा, यहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा होगा, इसमें आपकी एपीआई होंगी, एपीआई कीज, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये वाली की है मैंने दो एक्टिवेट की हुई है, ये वाली एक। जितनी मर्जी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मैसेज, यू कैन जनरेट एज मेनी एपीआई कीज एज नीडेड फॉर योर सब्सक्रिप्शन, वी एक्यूमुलेट द टोटल लोड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मतलब ये कि यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि फ्री अकाउंट है आपका, आप जितनी मर्जी एपीआई जनरेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे कि आप इस एपीआई पे कितनी कॉल जो है वो, कितनी कॉल्स भेज रहे हैं इस एपीआई के ऊपर। ठीक है, जैसे मेरा ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे होंगे। ठीक है,
और जब भी वो रीलोड करेंगे न्यू डाटा फेच फेच होगा एपीआई से। जब भी किसी ने रीलोड किया न्यू डाटा फेच हुआ इस वेबसाइट पे इस एपीआई के थ्रू, तो वो एक एपीआई कॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, अब टाइम को देखें, जब मैं इसको रीलोड करूंगा टाइम भी रिफ्रेश होगा, वेदर तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एक दिन का उन्होंने बताया हुआ है। टाइम रिफ्रेश होगा तो इसका मतलब ये है कि एपीआई जो है वो अपडेटेड कॉल दे रही है इसको। तो मतलब कि वेदर का जो एक कॉल है वो जा रही है इस एपीआई को, और वहां से डाटा फेच होके यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ये एक एपीआई कॉल होती है। तो जहाँ पे जो इनका फ्री प्लान है उसमें कुछ कॉल्स हैं इन्होंने इंक्लूड की आई थिंक। वहाँ पे यहाँ पे इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि यहाँ इस इतनी हम कॉल्स कर सकते हैं फ्री प्लान में। अगर उससे ज़्यादा होंगी तो आपको प्लान बाय करना पड़ेगा कोई। तो फ्री में है लिमिट पर डे 1000 कॉल्स। तो मतलब ये है कि जब जो ये उनके लिए होते हैं प्लान्स जो प्रोफेशनली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यूज़र भी उनके बहुत साथ ज़्यादा होते हैं, फिर उनके जो कॉल्स होती हैं एपीआई कॉल्स वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनको कुछ ना कुछ बाय करना पड़ता है या प्लान लेना पड़ता है। तो ये सिंपल वेदर की एपीआई है, और भी एपीआई जो है वो होती हैं, वो भी इसी तरह से अपने प्लान देती हैं, और उनकी लिमिट होती है एक कॉल की लिमिट। तो अच्छा, अब एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन मैं आप बताता हूँ कि इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके, एटलीस्ट मेरी आवाज़ आ रही है, कंफर्म कर दिया करें ताकि मुझे ये ना हो कि आवाज़ भी नहीं आ रही और मैं बोल रहा हूँ। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। कोई भी एपीआई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसके एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उन उन एंड पॉइंट्स को यूज़ करना बताया होता है कि हम इनके एंड पॉइंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपीआई डॉक है, मतलब आपने जहाँ से एपीआई ली तो वहाँ पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी। तो आपने उस डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और देखना है कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसके एपीआई के एंड पॉइंट्स में देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इस एपीआई का एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे ओपन वेदर मैप, एपीआई ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी, उसके बाद डाटा, इसके बाद 3.0, तो ये सारा इन्होंने डिटेल दी हुई है। ओके, ये यहाँ पे एल ए टी है, ये लैटिट्यूड है, लोकेशन। लोकेशन जहाँ पे मैप पे ना आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, तो उस बेस पे लोकेशन जो है डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक्सक्लूड में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है पार्ट, और एंड पे सबसे एंड पे जो है ऐप आईडी, उसमें एपीआई दी हुई है एपीआई की। तो ये हमने यूआरएल जो है यहाँ तक एज इट इज पास करना होता है। उसके बाद पैरामीटर जो एल ए टी है उसमें एल ए टी और तो एंड उसमें ये सारे पैरामीटर देने हैं, और आगे इनके डिटेल भी दी हुई है कि ये क्या चीज़ है। लैटिट्यूड है, ये इस तरह होगा डेसिमल में, इफ़ यू नीड टू जियो कोडर टू ऑटोमेटिक कन्वर्ट। तो ये इस तरह से, और ये साथ में बताया हुआ है कि ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड है और ये वाली चीज़ ऑप्शनल है। अच्छा, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये आपको गूगल मैप पे मिल जाएंगे। उसके बाद ऐप पे आईडी है, ये आपकी एपीआई कॉल एपीआई की है जो कि रिक्वायर्ड है, ये एंड पे करनी होती है। उसके बाद एक्सक्लूड क्या करना है, इसमें से आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसके मुताबिक कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट्स और काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपने किस तरह करना है। वो ये लैटिट्यूड है कुछ नंबर्स में, ये लॉन्गिट्यूड है, और एक्सक्लूड आवरली और डेली, मतलब वेदर जो है वो फेच हो
और उसमें से जो और आवरली है वो एक्सक्लूड कर दो और डेली का एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी कौन सा रह जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आवरली का एक्सक्लूड कर दिया और डेली का एक्सक्लूड कर दिया, तो बाकी जो है वो वाले मिल जाएंगे। ओके, तो अब ये बता रहा है कि जब आप एपीआई को कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, और देन आपने उसको यूज किस तरह से करना है। तो रिस्पॉन्स जो है वो कुछ इस तरह का होता है, जो कि इसको हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। मोस्टली एपीआईज का जो है वो ये जो फॉर्मेट है उनके रिस्पॉन्स का फॉर्मेट वो यही जेसन में ही होता है। तो देन जेसन को हम डिकोड करते हैं और उसके लिए हमें फंक्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये कोड में भी मैंने किस तरह से किया हुआ है। इसको डिकोड करना होता है और ये एरेज हैं, ठीक है, मतलब हम इसको क्या कह सकते, हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें इसको ऑब्जेक्ट ही कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो क्या होता है कि ये एक फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक अगर आपने करना है तो जो मेन डाटा फैच हो रहा होता है हम उसका इंडेक्स 0 दे देते हैं, और जीरो के ऊपर मतलब फर्स्ट हमने अगर करना है तो हम लैटिट्यूड से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने करंट के अंदर कोई वैल्यू फैच करनी है तो हम करंट के अंदर 0 इंडेक्स पे जो हमारी मेन एरे होगी, जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर इसको टारगेट करेंगे और इसके अंदर इंडेक्सिंग दे के हम जो इनर एरेज हैं उनको उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, जैसे मिनट्स है, ये नेस्टेड चीजें यूज हुई हैं, आपने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन पढ़ी हुई है, नेस्टेड आपने फॉर लूप्स पढ़े हुए हैं। तो अब ये समझ लें कि ये नेस्टेड एरेज हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एरे इनर एरे है और कौन सी एरे आउटर एरे है। तो आप उसी तरह से जो भी आपको वैल्यू चाहिए होगी वो आप ये इंडेक्सिंग उस हिसाब से दे के आप इसको कॉल करेंगे। तो मैंने लाइक यहाँ पे जो एक एपीआई जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये वाली। तो मैंने एक और एंड पॉइंट इसका यूज किया हुआ है जो कि वो भी अवेलेबल है इनकी एपीआई के लिए। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा यूज किया है, और वो काफी इजी है और सिंपल सा है, तो मैंने वो यूज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सेप्ट करती है ये एपीआई। तो मैंने सिटी को टारगेट करना था, तो इसलिए मैंने सिटी वाली एपीआई जो है यूज की है, जो सिटी को एक्सेप्ट करती है सिर्फ। तो मैंने ये कहाँ पे किया है, विजेट्स में। ओके, मैंने इंक्लूड में किया था और वेदर का, वेदर के विजेट, मैंने एक विजेट बनाया हुआ है, तो और मैंने उस हिसाब से इंक्लूड का फोल्डर रखा हुआ है और इसमें सारे जो मैंने वो विजेट्स रजिस्टर किए हैं उस इनमें रखे हुए हैं आईएनसी के फोल्डर में, और ये वाला मेरा वेदर है। जितने भी विजेट्स हैं उनके मैंने अलग अलग फाइल्स बनाई हुई हैं अलग से, और मैंने उनको इंक्लूड किया हुआ है। ओके, इसमें एपीआई होगी मेरी, एपीआई की का एंड पॉइंट यहाँ पे ये वाला। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये ब्राउजर में हमें डाटा किस तरह से मिलता है। ओके, ये मैंने ये वाली एपीआई का एंड पॉइंट है, और क्यू में हमने सिर्फ सिटी का नाम देना होता है जिस जिस सिटी का हमें डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाहौर कर देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ इसको और हम देखते हैं। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी एपीआई की जो है वो कॉपी की नहीं, और इस वजह से उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पे मुझे इसकी ऐप आईडी है वो भी देनी पड़ेगी। सिटी के साथ आपको इसकी जो ऐप आईडी है वो भी यूज करनी पड़ेगी एपीआई की। ओके, तो अब आप देखें इसका रिस्पॉन्स हमें किस तरह से मिला है। सबसे पहले यो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम देख रहे थे वो हमें मिला है, ठीक है। ये जेसन रिस्पॉन्स है, इसको जेसन रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद ये वेदर है, और वेदर के अंदर उसकी आईडी एक दी हुई है। उसके बाद मेन जो वेदर का बताया हुआ है कि वेदर कैसा है लाहौर में,
तो वो स्मोक है। इसकी डिस्क्रिप्शन हम मोस्टली फेच करते हैं कि वेदर कैसा है। यहाँ पे सारी चीज़ होगी इनकी डिस्क्रिप्शन में कि वेदर किस तरह का, स्मोक है या सनी है या रेनी है, किस तरह का, वो यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब ये देखें कि एक मेन है यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से, अब देखें, ये मेन है, मेन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं इसको एरे बोल दूं ताकि आप लोगों को, अगर किसी को नहीं पता तो एरे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेन जो है, मेन के अंदर इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड को कॉल करना है तो हम पोर्ट की जो एरे, पहले इसको टारगेट करेंगे, देन इसके अंदर वाली वैल्यूज। इसी तरह से वेदर के अंदर वाली करनी है, वैल्यूज को फेच करना है। तो ये देखें, मैंने वेदर के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे है और उसमें डिस्क्रिप्शन जो है उसको मैंने किस तरह से, इस तरह से फेच किया हुआ है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे सिटी जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सिटी है वो आ रहा होगा, यहाँ पे सिटी का नेम, तो हम किसी और सिटी का चेक कर लेते हैं। तो मैं लंदन का चेक करता हूँ ताकि वहाँ पे जो है जो थोड़ा चेंज होगा वेदर। ठीक है, ओवरकास्ट क्लाउड्स, तो ये वेदर की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो अब इस पूरी एरे में पूरा जो डाटा है पूरा वेदर का आ रहा है। यहाँ इससे हमें इसको डीकोड करना पड़ता है पहले, और डीकोड करने के लिए हमें फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे पीएचपी में ये फंक्शन यूज होता है। तो सबसे पहले तो यूआरएल है उसका, हमें कंटेंट जो है, जो पीएचपी का ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये यूज होते हैं। मतलब जो इससे वेदर आया फाइल का कंटेंट, किसी यूआरएल से हमें कंटेंट चाहिए तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं, गेट फाइल गेट कंटेंट्स। ठीक है, आगे वो जिस टाइप का भी होगा उसको हमें फिर डिकोड करना पड़ेगा। अगर जेसन में है तो वो जेसन को डिकोड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये यूआरएल स्टोर किया मैंने एपीआई का एंड पॉइंट, उसमें मैंने सिटी को इनकोड किया, स्टेट को इनकोड किया, जो कि हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मैंने एपीआई की यूज की हुई है। यहाँ पे वेदर डाटा है, इसमें मैंने इससे गेट फाइल कंटेंट किया और यूआरएल को अंदर पास कर दिया। मतलब जो इस यूआरएल से डाटा आएगा उस पे ये फंक्शन यूज होगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो भी डाटा हमें मिलेगा। अब ये डाटा जो है वो जेसन में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन लगी है कि अगर डाटा मिला हो देन ही फंक्शन रन हो और कोई एरर ना आए। तो देन वेदर डाटा से हमें इसको जेसन से डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको डिकोड किया। अब सारी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल में स्टोर है, डिकोड हुई है सारी। ठीक है, मतलब जो जेसन में थी सारी डिकोड हो गई, इस वेरिएबल में स्टोर है। अब जो जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें से वेदर में जो जीरो पे थी वैल्यू, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने चेक की कि वो सेट है, तो वो शो करवा, वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो वेदर इन्फो के अंदर। वेदर देन जीरो इंडेक्स पे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वेदर कंडीशन में स्टोर करवा दो। वेदर आइकन जो है, वो वेदर आइकन क्या है वो मैं दिखा दूँ आपको। तो वेदर आइकन, आप ये छोटी सी आइकन देख रहे हैं, तो ये बताती है कि वेदर जिस तरह टाइप का हो। तो ये एपीआई हमें आइकन भी देती है कि जिस टाइप का वेदर हो उसी टाइप की ये रैंडम सी हमें आइकन मिल जाती है। तो वो आइकन भी यहाँ पे मिल रही है। तो उस इस जेसन डेटा से हम ये आइकन को भी फैच करवा के एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको एज ए इमेज इमेज के सोर्स में हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वेदर आइकन में अब यूआरएल स्टोर है। ठीक है, वेदर आइकन में एक इमेज का यूआरएल स्टोर है जिसको हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे। ठीक है, ये वेदर आइकन पीएनजी, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये इस आइकन के कोड को कन्वर्ट करता है रेलेवेंट इमेज में, जो भी इमेज आ रही होगी। जस्ट ए सेकंड, अब देखें कि यहाँ पे आइकन की जो है हमें आईडी मिली हुई है, डायरेक्ट आइकन का जो यूआरएल नहीं मिल गया हमें।
तो अगर मैं डायरेक्ट इस आइकन के आईडी को यहाँ सोर्स में पास कर दूंगा, इमेज के सोर्स में, तो वो आईडी है, वो यूआरएल तो है नहीं, कोई उसमें कोई इमेज नहीं है। तो ओपन वेदर एपीआई हमें बताती है कि यहाँ आपको इस आईडी के थ्रू आपको ये इमेज का सोर्स किस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओपन वेदर एपीआई की तरफ से ये आइकन की आईडी के बेस पे हमें उसकी आइकन मिल रही है। ठीक है। देन हम नेम देखते हैं, कोई लोकेशन कौन सी है, तो उसका नेम भी तो हमें चाहिए। तो ये देखें आप, ये डायरेक्टली होगा, ये देखें इसमें हमें 0 और 1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये किसी इनर एरे में नहीं है, ये सिंपल जो मेन एरे है उसी में है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, हो रही है। यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये किसी इनर में नहीं है, तो हमने डायरेक्टली वेदर डाटा के अंदर जो नेम था उसको कॉल किया, तो वो स्टोर हो जाएगा उसका सिटी। ठीक है, लोकेशन वेदर इन्फो के अंदर डायरेक्टली नेम को हम कॉल कर सकते हैं। अगर कोई इनर एरे में है तो आपको 0 या 1 यूज करना पड़ेगा, कि वो आगे जो आगे वाली एरेज उनमें उनमें डाटा पड़ा हुआ है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके, देन स्टेट है, कंट्री, उसमें हम से कंट्री फैच कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो एसवीएस की इनर एरे में होगा। तो यहाँ पे एस वाई एस के अंदर जो कंट्री है उसको फैच करो। तो इस तरह से हम एपीआईज को पहले गेट कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, उसके डाटा को डीकोड कर सकते हैं, और जो पहले उसका देखेंगे उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उस जो डाटा वो रिटर्न कर रहा है, उस एपीआई को ब्राउजर में रन करके देखेंगे वो डाटा किस टाइप का रिटर्न कर रहा है हमें। देन उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको वेरिएबल में स्टोर करते जाएं और अपने कोड में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है एपीआईज की अंडरस्टैंडिंग में, या कोई और प्रॉब्लम आ रही हो उसमें? जी सर, आ रही है समझ। ओके, ठीक है। यहाँ तक ही था, आई थिंक इतना काफ़ी है, और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर ना समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक एपीआई का इंट्रोडक्शन था। अच्छा, इसके अलावा किसी का अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी को या कोई और चीज़ उसने पूछनी है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरे से प्रोग्राम से क्वेश्चन है। जी जी मैम, पूछें। अच्छा सर, वो असाइनमेंट का ये देखे ना, पिछली साइट में जो यही एरर आ रहा था ना, तो इस वजह से उसमें डाटा सेव नहीं था हो रहा। तो अगर मैं उस साइट का कोड तो मेरे पास है, अगर मैं उसमें चेंजेस करती हूँ और उसको गिटहब पे अपलोड करती हूँ, तो वो बेटर नहीं होगा, या फिर दोबारा से सारा करूँ? मैम उसकी आपने बताया लेआउट खराब हो गई है, या उसकी लेआउट ठीक है? सर उसकी लेआउट ठीक थी, लेकिन वो अब मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही ना, ऊपर टॉप पे। टॉप पे कहाँ पे शो नहीं हो रही? सर आपने कहा ना कि वो लाइव है, मतलब वो मेरी चल रही है या नहीं चल रही, तो
जैसे ये शो हो रही है ना ऊपर, ये तो अब रन रन कर रही है ना, तो दूसरी नहीं है इधर, जैसे वो कल शो हो रही थी ना जी जी। क्रोम में। सर आई थिंक ये कहना चाह रही हैं कि पहले इनकी वो टैब जो है वो पिन रहती थी और अब जो है वो टैब ही गायब हो गई है ऊपर से, तो ये ऊपर क्रोम ओपन करके पिन टैब से ही अपना कोड, वो अपना वो जो है डैशबोर्ड ओपन करती रही हैं आई थिंक। जी मैम, अगर आपके पास कोड है तो आप वो गिटहब पे अपलोड कर दें, लेकिन उसके लिए आपको, आपका फाइनल प्रोजेक्ट है तो आपको थोड़ा जी सा वीडियो सर। डेमो भी शेयर करना क्या? पड़ेगा कि आपने किस ठीक है, तरह से किया। तो ठीक है सर, करूँगी मैं। जी, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर बना लें टेम्पलेट डाउनलोड करके। तो इसमें ये नहीं है कि आपका जो है टाइम वेस्ट होगा दोबारा से, ये आपकी प्रैक्टिस है और आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी है। ये आपने मे बी 2 से 3 दफ़ा किए होंगे, तो अब इसको जितनी दफ़ा करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अच्छे होंगे और आपको हेल्प हेल्प होगी नेक्स्ट करियर में। तो ये चीज़ें फिर ठीक भूलेंगी है नहीं। सर। ठीक है। जी। थैंक यू। अगर आप ये चाह रही हैं कि इस पे मैंने काम कर लिया है तो किसी और प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आप वो भी कर लें। मतलब आपकी जो प्रैक्टिस का जो जो पूरा सीक्वेंस होगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, आप पहले टैबलेट डाउनलोड करेंगे कोई भी अलग से, उसके फाइल लिंक करेंगे, उसकी फाइल क्रिएट करेंगे। तो देन जो सेटिंग्स पेज रजिस्टर करना है वो भी आपको, आपने सीखा हुआ है वो किस तरह से करना है, तो आप वो न्यूज़ थीम में भी वो उसी तरह से कर सकते हैं। तो प्रोसेस सारों के लिए सिमिलर ही है, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है। कोई इमेज का फील्ड रजिस्टर करना है तो वो भी सिमिलर है, टेक्स्ट का फील्ड करना है तो वो भी सिमिलर है। और और ये और भी अच्छा होगा कि आप और मेथड्स भी देखें कि बाकी जो है वो किस तरह से करते हैं, कि इस इन मेथड्स के अलावा और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सर बेसिकली मेरा ये प्लान था कि मैं एक टेम्पलेट पे करके ना दूसरे पे करूँगी, लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम्स की वजह से मैं बस तक हो गई हुई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उनको लेके भी मैं परेशान हूँ। कभी इनको भी प्रेफर करना और फिर इसको भी, इस वजह से मैं ना थोड़ी कंटिन्यू कर रही इसको, इस चीज़ को। बाकी तो मैं, जी मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, क्योंकि अपनी ही प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जी ना। मैम, तो जितना टाइम आपसे मैनेज हो रहा है आप उसमें लाइक कर लिया करें और आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो अभी टाइम है, मतलब ये हैकाथॉन अभी 1 वीक के बाद हैकाथॉन होगा, उसके बाद भी कुछ टाइम होगा। उसके उसके जो हैकाथॉन के लिए टाइम होगा आई थिंक 3 दिन होता है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा और देन जो है वो फाइनल करते हैं, जिनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे तो तभी आपसे सीवीज मांगी जाएंगी। जी सर, ठीक है। जी। जी मैम, मैम फातिमा आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आज लास्ट डे है तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, मैं इनको बस यही कहना चाहूँगी कि अगर तो इन्होंने ये कोर्स जस्ट फॉर जॉब पर्पस जो है वो ज्वाइन किया था, वो जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आप इसको जो है वो आगे भी लेके चलें अगर आप मज़ीद वर्डप्रेस पे जो है वो सीखना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ सो मच मोर इनसाइड वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो आप फिर ही जो है इसको लर्न कर पाएंगे, वरना इस तरह से होगा आप भूल जाएंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमें काफ़ी कुछ आ गया, लेकिन अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे या
छोड़ देंगे इसे, इसको कोई प्रोजेक्ट वगैरह खुद से कुछ नहीं करेंगे, तो आप इसे भूल जाएंगे। बस आप इसको अगर एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं मजीद, तो आप इसको बस प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें जहाँ से भी मौका मिलता है। जी मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। और मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो छोटा सा फ्रेमवर्क है और ये टूल बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें लाइक इतनी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम, तो इसमें कुछ इतना स्कोप नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो बन सकते हैं और बन रहे हैं। जहाँ पे मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे, तो वहाँ पे जो वो कॉमर्स है उसमें ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बने हुए हैं कि मतलब कोई जो जिसको आइडिया नहीं है वर्डप्रेस के बारे में, वो बिलीव नहीं करेगा कि इस तरह के काम भी जो है वर्डप्रेस में हो। क्योंकि कोर पीएचपी जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। तो अब ये मत समझे कि ये एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है और इसमें कुछ हो नहीं सकता। और क्लाइंट्स को इसमें काम करना इसलिए अच्छा लगता है कि आप देखें कि इसका इंटरफेस बैकएंड से कितना अच्छा है। कि एक दफ़ा अब एक क्लाइंट ने या कंपनी ने जिसने भी काम करवाया, तो वर्डप्रेस में वो अगर काम करवाएगा तो सिर्फ उसको एक दफ़ा इसमें मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। जो उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो एक तरह की वेबसाइट चाह रहा है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए और उसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो इस तरह से काम करे। वो एक आपको अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट के जो है स्पेसिफिकेशन दे देता है। तो अब देन आप उसको ऐसी मॉडिफिकेशन करके देते हैं, मे बी आप उसको कस्टम पोस्ट टाइप से करके दें, कस्टम फील्ड से करके दें, जिस तरह जो जो फील्ड्स चाहिए उनको उनकी वैल्यूज या फ्रंट एंड पे डायनामिक हर चीज़ करके दें। तो क्लाइंट को दोबारा से किसी डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ चेंज करना है तो मुझे कोड एडिट करना नहीं आ रहा, तो आप काइंडली अपडेट करो। तो क्लाइंट को दोबारा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत है वो क्लाइंट्स को इम्प्रेस करती है कि हमें बार बार जो है। अब बाकी वेबसाइट्स देखें जैसे HTML CSS के थ्रू कस्टम साइट्स बनी होती हैं, आपको कोई भी चेंज करना है या कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आपको कोड में जाना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें जो है आपको नॉलेज होना चाहिए उसमें। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा इस पे मेहनत करनी पड़ती है, जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए होता है एक दफ़ा बनाना पड़ता है। और देन आप उस जिसको चाहें शेयर कर सकते हैं, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करें। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है वर्डप्रेस में, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं इसको मज़ीद इसको सीखने पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं इसको और किस तरह से सीखता जाऊँ नेक्स्ट। जी सर, और इसमें ऐसा है कि वर्डप्रेस अगर हम डिज़ाइनिंग की तरफ देखें सिर्फ एलिमेंटर के थ्रू, वो डेट इज़ समथिंग कि हर कोई वो कर रहा है। तो मतलब वो बहुत सिंपल है, हर कोई कर रहा है। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हर कोई, हर बंदा जिसको नहीं भी कुछ वर्डप्रेस का पता, वो भी जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स एलिमेंटर के थ्रू जो है वो बना के दे रहा है। बट जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, यही हमें उन लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। बल्कि थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मैं कहूंगी। अगर हम इसमें बहुत अच्छे से इसको सीख लेते हैं, थीम्स बनाना, प्लगइन्स बनाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत इतने ज्यादा लोग मतलब अगर हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे इस तरह के लोग जो है इतने ज्यादा नहीं पाए जाते। जबकि अगर हम एलिमेंटर के थ्रू सिंपल डिजाइनिंग वाला देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन इस साइड पे कंपटीशन भी कम है, जस्ट हमें क्या करना है, अपनी थोड़ी मेहनत जो है वो ज्यादा करनी है। देखिए, अगर आप अपना फुल एक थीम डिजाइन कर लेंगे ना, तो आप उसको जो है वो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम जो वेबसाइट्स बनाते रहे हैं, मतलब अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ है वर्डप्रेस का सिंपल डिजाइनिंग में, तो हम क्या करते हैं, पहले थीम्स जो है वो प्रीमियम थीम्स को परचेज करते हैं खुद से। वो प्रीमियम थीम्स क्या होते हैं, वो भी किसी जो है किसी ने डिजाइन किए होते हैं ना, खुद से डेवलप किए होते हैं। तो अगर हम वो खुद से डेवलप करें, तो ऐसे ही हमारे थीम्स भी बहुत से लोग जो है वो खरीद सकते हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग के लिए, अगर मैं आपको कहूँ तो अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे ना, तो मैं ये कहूँगी कि
फिर आपका ये कोर्स लेने का जो है वो इतना वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई जो भी चीज़ आप सीखते हैं वो आपको 1 डेढ़ महीने तक भूल जाती है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपको इसके बहुत से बेनिफिट्स नजर आएंगे। और जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें मोस्टली आदत होती है हम उसके आउटकम्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें आउटकम क्या मिलने वाला। लाइक अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो जॉब पे है कि हमें इसके एंड पे जो है वो जॉब से कंसर्न है। लेकिन एक बार अगर हम अपनी लर्निंग आउटकम से हट के सोचे ना कि हमें आउटकम क्या मिलने वाला है, उससे हट के बस अपनी लर्निंग पे फोकस रखे ना, तो आउटकम्स जो है बाय द टाइम हमें खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। आउटकम की टेंशन लेना छोड़ दें, जस्ट अपना टाइम और अपनी जो है ना वो कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है। और आउटकम जो है वो इंशाल्लाह खुद ब खुद जैसे ही आपकी वैल्यू, आपके कोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपको आउटकम मिलेगी। और आपको लोग फिर आपके पास खुद आएंगे कि हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। अगर आप बगैर पूरा सीखे जगह जगह जाएंगे कि हमें काम दे दें, तो उससे बेहतर ये है कि आप अच्छे से सीखें और फिर आप जो है वो आपके पास लोग खुद आएंगे, ठीक है। तो अब भी अच्छे से सीखने पे टाइम जो है वो टाइम अपना दें। जी सर कुबान। और अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो जरूर शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, आप जी लोग मैम। बोला करें। पूरे जो है ना वो 2 मंथ्स हम यही कह कह के थक गए हैं कि आप लोग बोला करें। और आज लास्ट डे एंड आप लोग फिर भी म्यूट पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे हम बस हवाओं में बातें कर रहे हैं। जी मैम, हम आपकी मोटिवेशन सुन रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। जी मैम, आमना होगा बिल्कुल। ये नेक्स्ट वीक जो है आपका फ्री होगा, इसके बाद हैकाथॉन होगा। एंड हैकाथॉन के बाद फौरन बाद जो है वो अगले वीक से जो है वो एक न्यू मतलब थर्ड बैच जो है वो शुरू हो जाएगा। मैम लास्ट टाइम अगले दिन से स्टार्ट हो गया था, 18 को हैकाथन खत्म हुआ था और 19 से हमारी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड बैच की। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा इस बार भी। जी मैम, थैंक यू। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। आप इसकी लिंक्डइन पोस्ट कर सकते हैं जो आपने सीखा, जो चीज़ें सीखी, क्या बात अच्छी लगी, कोई सजेशन इस कोर्स के लिए, तो सर आप लोग आपका भी हमें टैग बहुत कर ज़्यादा सकते शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा समझाया, इस बैच में बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपकी जो समझाने की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और सर मैं इस चीज़ से हैरान होती हूँ कि आपकी जो फील्ड थी वो फिजिक्स थी, लेकिन आपने फिर भी इसमें बहुत कुछ सीखा और हमें भी सिखाया। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा आपने सिखाया हमें। हैं। जी मैम, थैंक यू। मैम जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं आईकोट गुरु पे, हम जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो नेचुरल साइंसेज से बिलोंग करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो नेचुरल साइंसेज के हैं, लेकिन वो उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि जिनकी फील्ड ही आईटी की या ये कंप्यूटर साइंस की है। तो इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। बाकी यस सर जो है वो काफी अच्छा सर, आई ऑलवेज एडमायर यू। आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जी मैम। मैम मैं तो खुद सीएस से हूँ। मैंने किसी को क्या कहना, मेरी इतनी स्किल्स नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो कभी इसका जिक्र भी नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी में कोडिंग भी होती है। जी मैम, थैंक यू। और मैम ये जो है कोडिंग ऑलवेज कम्स विद प्रैक्टिस, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें और अपनी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी करें, तो वो देन जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो देन आप कोडिंग जो है वो एंजॉय करेंगे। तो अच्छा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, जी मैं मैम। आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है, मैंने आप लोगों को किस दूसरे सेशंस में नहीं देखा आई कोड गुरु के, आप लोग बाकी सेशंस को भी ज्वाइन करें। लीड कोड वगैरह भी सीखें। लीड कोड जरूरी नहीं है कि आप स्कॉलरशिप के लिए ही सीखते हैं। लीड कोड इज समथिंग जो आपको कोडिंग सिखाता है कि आपने कोडिंग करनी कैसे है। आप कोडिंग जो है मजीद उसमें
अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो आप लोग लीड कोड भी सीखें। मैं आप लोगों को यही प्रेफरेंस दूंगी। बाकी स्कॉलरशिप के लिए आप लोग जो है वो आप लोगों की अपनी एक मर्जी है, ठीक है। तो कोडिंग के लिए जो है मैं आपको ये जो है राय दूंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लिंक्डइन पे पोस्ट करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। तो ताकि हमें नेक्स्ट बूट कैंप के लिए जो है वो अच्छे अच्छे आप लोगों के मशवरे मिल जाए। अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, क्लास का टाइम एंड है। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट अल्लाह ऑफ लक टू हाफिज। ऑल ऑफ यू।